नमस्कार दोस्तों। होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस और होमो निएंडरथल्स ये कुछ ऐसी स्पीशीज के नाम हैं जो इंसानों के सबसे करीबी पूर्वज रहे हैं। आखिर क्या हुआ इनके साथ? क्या इनमें से कोई स्पीशीज अभी के दिन भी जिंदा है क्या? इनके बाद आज के दिन के इंसान यानी होमो सेपियंस का एवोल्यूशन कैसे हुआ? और शायद सबसे बड़ा सवाल, क्या इंसानों में एवोल्यूशन रुक चुका है या इंसान अभी भी इवॉल्व हो रहे हैं? आइए जानते हैं ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में, जो कि सेकंड पार्ट है मेरी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन की सीरीज का। इससे पिछले वीडियो में पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि धरती पर लाइफ का जन्म कैसे हुआ और कैसे अलग अलग तरह के जानवर और लाइफ फॉर्म्स डेवलप हुए। उस वीडियो में मैंने कहानी सुनाई थी डायनासोर्स के एक्सटिंक्शन तक। अब उस कहानी को कंटिन्यू रखते हैं और इंसानों तक का इतिहास जानते हैं। और इसी वीडियो में जैसे जैसे आप कहानी सुनेंगे, मैं आपको कुछ आर्ग्यूमेंट्स भी बताऊंगा उन लोगों की जो कहते हैं कि एवोल्यूशन एक फैक्ट नहीं है। आइए जानते हैं। अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं ह्यूमंस के क्लोजेस्ट लिविंग रिलेटिव्स से, यानी वो जानवर जो कि आज के दिन जिंदा हैं और इंसानों के सबसे ज्यादा करीब हैं, द ग्रेट एप्स। चिंपांजीज, गोरिल्लास, ओरांगुटान्स और बोनोबोस, ये सारे ग्रेट एप्स इंसानों के साथ मिलकर एक साइंटिफिक कैटेगरी का हिस्सा हैं जिन्हें हम होमिनिड्स कहते हैं। हम सारे होमिनिड्स में बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं, जैसे कि हम में से किसी की भी कोई पूंछ नहीं होती, या फिर हम सब में बायपेडलिज्म देखने को मिलता है, दो पैरों पर चलना। वैसे इंसानों में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, लेकिन बाकी जो ग्रेट एप्स हैं जैसे गोरिल्लाज और ओरांगुटान्स, ये भी दो पैरों पर चल सकते हैं। लेकिन इसके अलावा हम सबके जो ब्लड ग्रुप टाइप्स हैं वो सेम होते हैं। ए बी ओ, पॉजिटिव, नेगेटिव, सारे ब्लड ग्रुप टाइप्स हम सारे होमिनिड्स में सेम हैं। ये ग्रेट एप्स हालांकि इंसानों की तरह बोल नहीं सकते, लेकिन ये ह्यूमन साइन लैंग्वेज जरूर समझ सकते हैं। इन्हें ट्रेन किया जा सकता है कि ये हजारों साइंस समझ पाए। रिसर्च ने पाया है कि इन्हें भी टीवी देखना पसंद है और जब इन्हें गुदगुदी करी जाती है तो इनके मुंह से भी हंसने जैसी आवाजें निकलती हैं। ये सारी सिमिलैरिटीज कोई कोइंसिडेंस नहीं है। यही कारण है कि इंसानों का और चिंपांजीज का 99% डीएनए मैच होता है। और इनके बाद सेकंड पोजीशन पर आते हैं गोरिल्लास। 98% डीएनए इंसानों का और गोरिल्लास का सेम। और फिर थर्ड कजन्स हैं हमारे ओरांगुटान्स, जिनमें 97% डीएनए सिमिलैरिटी है। इससे एक स्टेप पीछे ले तो आती है होमिनॉइड्स की कैटेगरी। इस कैटेगरी में हम ग्रेट एप्स और इंसानों के साथ साथ लेसर एप्स को भी इंक्लूड करते हैं, जैसे कि गिबन्स की 20 स्पीशीज। गिबन्स को नहीं जानते तो ये कुछ ऐसे दिखते हैं और इनका 96% डीएनए मैच करता है इंसानों से। सभी होमिनॉइड्स की कैटेगरी में किसी के पास भी पूंछ नहीं है और सबके पास ट्राइक्रोमैटिक कलर विजन है। जैसा हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, ऐसे ही सारे होमिनॉइड्स अपनी आंखों से देख सकते हैं, उन्हें भी यही दिखता है। अब एक स्टेप और पीछे लो तो आती है एंथ्रोपॉइड्स की कैटेगरी। इसमें हम एप्स के साथ साथ बंदरों को भी इंक्लूड कर देते हैं। करीब 130 स्पीशीज ओल्ड वर्ल्ड मंकीज की और 120 स्पीशीज न्यू वर्ल्ड मंकीज की जो आज के दिन जिंदा है। एंथ्रोपॉइड्स शब्द आता है एक्चुअली में एंथ्रोपोस प्लस ऑइड शब्दों से। इसका मतलब होता है रिजेंबलिंग ह्यूमंस, इंसानों जैसा दिखना। अब एक स्टेप और पीछे ले तो आती है प्राइमेट्स की कैटेगरी, जिसमें हम टार्जियर्स और लीमर्स को भी इंक्लूड कर देते हैं। इन दो प्रकार के जानवरों को प्रोजीमियंस कहा जाता है, जिसका मतलब है प्री मंकी। टार्जियर्स ये क्यूट से छोटे छोटे दिखने वाले बंदर हैं जो साउथ ईस्ट एशिया में पाए जाते हैं। जब ये रोते हैं तो इनकी आवाज अल्ट्रासाउंड कैटेगरी में चली जाती है, जैसे कि एक चमगादड़ की आवाज होती है। और जब ये छलांग मारते हैं तो 16 फीट की छलांग मार सकते हैं। लेकिन ये आपको कभी दिन में दिखाई नहीं देंगे क्योंकि ये काफी शाय और नर्वस जानवर होते हैं। डे लाइट से काफी सेंसिटिव है। दूसरी तरफ लीमर्स ये जानवर हैं जिनकी 100 से ज्यादा स्पीशीज हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ मैडागास्कर में पाए जाते हैं। ये दुनिया के ओल्डेस्ट लिविंग प्राइमेट है। हर कैटेगरी जो मैंने आपको अभी तक बताई, इन सब में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज हैं। इसे विजुअलाइज करने का सबसे अच्छा तरीका है, मैंने जैसे पिछले वीडियो में बताया था, कि एक पेड़ इमेजिन करो, एक एवोल्यूशन का ट्री जिसमें अलग अलग टहनियां निकल रही हैं। इन सारी टहनियों के एंड पॉइंट पर है वो जानवर जो कि आज के दिन अभी तक जिंदा है। और इन एंड पॉइंट से जैसे ही आप पीछे चलना शुरू करोगे, आपको दिखेगा कि दो टहनियां एक में ज्वाइन हो जाती हैं, फिर दो बड़ी टहनियां फिर एक में ज्वाइन हो जाती हैं। तो जो पॉइंट जहां पर ये टहनियां ज्वाइन हो रही हैं, वहां से पता लगता है कि इन अलग अलग एंड पॉइंट्स के कॉमन एंसेस्टर्स हैं। और जो टहनियों के एंड पॉइंट्स इंसानों के सबसे ज्यादा करीब है, वही जानवर इंसानों से सबसे ज्यादा रिलेटेड है। जैसे कि इंसान की टहनी में और ग्रेट एप्स की टहनियों में एक कॉमन पॉइंट आता है, जिसके अराउंड आप एक सर्कल बना सकते हो और कह सकते हो ये होमिनिड्स की कैटेगरी है। फिर गिबन्स को भी इसमें इंक्लूड करके जो कॉमन पॉइंट आता है, एक बड़ा सर्कल बना सकते हो और कह सकते हो ये है होमिनॉइड्स की कैटेगरी।
ऐसे ही इससे बड़ा एक सर्कल बन जाएगा एंथ्रोपॉइड्स की कैटेगरी, और फिर एक बड़ा सर्कल बनेगा प्राइमेट्स की कैटेगरी का। जो सबसे छोटा सर्कल है उसमें सबसे ज्यादा कॉमन चीजें हैं इंसानों से, और जैसे जैसे सर्कल्स दूर होते रहते हैं, बड़े होते रहते हैं, सिमिलैरिटीज घटती रहती हैं। लेकिन सभी प्राइमेट्स में भी बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं, जैसे कि सभी प्राइमेट्स के प्रीहेंजाइल हैंड्स होते हैं, मतलब हम सब के हाथों को इस्तेमाल किया जा सकता है चीजों को पकड़ने के लिए। इस तरीके से हमारे हाथ डिजाइन है। इंसानों को छोड़ के बाकी प्राइमेट्स में तो ग्रैस्पिंग फीट भी होती हैं, मतलब वो अपने पैरों से भी चीजों को पकड़ सकते हैं। इंसानों के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। 3 बंदरों को छोड़ के जो एक्सेप्शन है, बाकी सारे प्राइमेट्स के हाथों और पैरों पर 5 उंगलियां होती हैं। और सभी प्राइमेट्स के दिमाग जो होते हैं, ब्रेन्स का साइज काफी बड़ा होता है एज प्रोपोर्शन ऑफ बॉडी साइज, तो वो इंटेलिजेंट होते हैं। हमारे क्लोजेस्ट लिविंग रिलेटिव चिंपांजी से इंसानों के ब्रेन का साइज 3 गुना ज्यादा बड़ा है। तो इंसानों में इंटेलिजेंस नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गई है। यही कारण है कि इंसान इतना सारा टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस अचीव कर पाए और चैट जीपीटी जैसे टूल्स बना पाए जो आज के दिन किसी मैजिक से कम नहीं है। चैट जीपीटी जैसे एआई चैटबॉट्स दुनिया बदल रहे हैं। इनका इस्तेमाल करके क्या क्या नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि इस पर मैंने एक 4.5 घंटे का कोर्स बनाया है ध्रुव राठी एकेडमी पर, जिसमें मैं आपको इसकी मास्टरी करना सिखाऊंगा। स्कूल और कॉलेज स्टूडेंट्स कैसे बेटर अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं, एम्प्लॉयज कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने काम में, और साथ ही साथ पर्सनल लाइफ में भी क्या यूज हो सकता है इसका। ये वाला पूरा कोर्स हिंदी में है विद इंग्लिश सबटाइटल्स, और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की आपको बेसिक थ्योरेटिकल नॉलेज देने के साथ साथ प्रैक्टिकल एडवाइस देता है। 6 में से 3 चैप्टर सिर्फ प्रैक्टिकल टिप्स पर बेस्ड है कि कैसे आप अपनी पूरी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इस एक टूल का इस्तेमाल करके। आप में से पहले 400 लोग जो इस कोर्स को खरीदेंगे उन्हें 40% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप कूपन कोड GIVE40 इस्तेमाल करेंगे। GIVE40, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जल्दी कीजिए क्योंकि ये डिस्काउंट कोड सिर्फ पहले 400 लोगों के लिए ही एप्लीकेबल होगा। अच्छा, प्राइमेट्स पर अब वापस आते हैं। सभी प्राइमेट्स ग्रुप्स में रहते हैं, कॉम्प्लेक्स सोशल बिहेवियर दिखाते हैं, और सेंस ऑफ स्मेल जो है सभी प्राइमेट्स का इतना अच्छा नहीं है। बाकी मैमल्स का सेंस ऑफ स्मेल कहीं ज्यादा बेहतर है प्राइमेट्स से, जैसे कि कुत्तों का इंसानों से कंपेयर करो तो। अब इस एवोल्यूशन की ट्री को अगर हम दोबारा देखें दोस्तों, मैंने अभी तक सिर्फ एंड पॉइंट्स की बात करी है, वो जानवर जो अभी तक जिंदा है, लेकिन शायद सबसे दिलचस्प चीज तो वो है जो इन टहनियों के मिडिल पॉइंट्स हैं, वो जानवर जो अब जिंदा नहीं रहे। ग्रेट एप्स और इंसानों के बीच में कई ऐसे मिडिल पॉइंट्स थे। अगर इन टहनियों की बात करोगे तो ऐसे कई और स्पीशीज आपको देखने को मिलेंगी जो इंसानों से कहीं ज्यादा और रिलेटेड थी। इंसानों के सबसे करीबी पूर्वज जो अब नहीं रहे, इनकी बात करने के लिए टाइम में थोड़ा पीछे चलते हैं, करीब 60 मिलियन ईयर्स पहले। साइंटिस्ट का अनुमान है कि यही वो समय था जब प्राइमेट्स का एवोल्यूशन देखने को मिला। साल 2012 में कुछ फॉसिल्स पाए गए मोंटाना में, जिन्होंने दिखाया कि एक चूहे जैसा दिखने वाला क्रीचर आज से करीब 65 मिलियन ईयर्स पहले रहता था, जिसे नाम दिया गया है परगैटोरिस। इसे माना जाता है दुनिया का ओल्डेस्ट प्राइमेट। ये जानवर पेड़ चढ़ सकता था। वैसे सभी प्राइमेट्स पेड़ पर चढ़ सकते हैं और इसीलिए प्राइमेट्स को आर्बोरियल बुलाया जाता है। आर्बोरियल शब्द का मतलब है ट्री ड्वेलर्स। पेलियंटोलॉजिस्ट जोनाथन ब्लॉक का मानना है कि यहाँ पर प्राइमेट्स और प्लांट के एवोल्यूशन में कोई ना कोई कनेक्शन रहा होगा। पेड़ों पर जो फल लगते थे उनकी वजह से प्राइमेट्स अट्रैक्ट हुए ऊपर चढ़ने को। एवोल्यूशन हुई जिसकी वजह से ग्रास्पिंग लिम्स देखने को मिले, हम पेड़ों की टहनियों को अच्छे से पकड़ पाए। फ्लेक्सिबल रोटेटिंग शोल्डर जॉइंट्स देखने को मिले, जिसकी वजह से हम स्विंग कर सकते एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में। हम से मेरा मतलब है यहाँ पर सभी प्राइमेट्स। वैसे एवोल्यूशन में अगला इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है करीब 25 मिलियन ईयर्स पहले, जब होमिनॉइड्स का जन्म होता है और पूंछ गायब हो जाती है कुछ प्राइमेट्स की। सबसे पुराना एंसेस्टर इंसानों का जिसके पास कोई पूंछ नहीं थी, वो था एक प्राइमेट जिसका नाम था प्रोकॉन्सल। सवाल यहाँ पर ये उठता है कि पूंछ आखिर गायब क्यों हुई। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के रिसर्चर बोजिया ने पाया कि एक जीन पूंछ के पीछे रिस्पॉन्सिबल है, जीन TBXT। आज से सिर्फ 2 साल पहले बोजिया ने पता लगाया कि TBXT की जीन में एक म्यूटेशन हुई जिसकी वजह से होमिनॉइड्स में पूंछ गायब हो गई। इसके पीछे पॉसिबल रीजन बताया जाता है कि प्राइमेट्स ने 2 पैरों पर चलना शुरू कर दिया था। और पूंछ होना पेड़ों पर लटकने के लिए तो बड़ी यूजफुल है, लेकिन 2 पैरों पर चलना हो तो बड़ी अनोइंग चीज बन जाती है। अब 2 पैरों पर चलने की इस चीज को हम कहते हैं बायपेडलिज्म। इंसानों का पहला एंसेस्टर जिसमें बायपेडलिज्म देखने को मिला वो था आर्डिपिथेकस रैमिडस।
ये आज से करीब 4.4 मिलियन ईयर्स पहले रहता था ईस्ट अफ्रीका में। ये पहला होमिनिन था जो 2 पैरों पर चलता था। अब यहाँ पर दोस्तों होमिनिन की एक कैटेगरी आती है जिसकी मैंने अभी तक बात नहीं करी है। ये जो सर्कल है ये होमिनिड्स वाले सर्कल से भी छोटा सर्कल है। होमिनिन्स की कैटेगरी में आते हैं होमो सेपियंस और इंसानों जैसे बाकी और स्पीशीज जो आज के दिन अब जिंदा नहीं है। ये जो स्पीशीज थी जिसकी मैं बात कर रहा हूं ये 2 पैरों पर चल जरूर सकती थी लेकिन कभी कभार चलती थी, हमेशा नहीं। ये हमें पता चला आर्डिपिथेकस की हिप बोन्स को स्टडी करके। जब साइंटिस्ट ने खुदाई करी, उन्हें हड्डियां मिली, उनके बोन स्ट्रक्चर को देखा कि इंसानों के स्ट्रक्चर से वो कितना अलग है, उसे देखकर कंक्लूड किया कि ये हमेशा 2 पैरों पर नहीं चलते होंगे क्योंकि इनकी जो आर्म्स थी, इनके जो हाथ थे, ये इनके घुटनों तक पहुंचते थे। इसके बाद आती है ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफरेंसिस की स्पीशीज जो आज से करीब 3.7 to 3 मिलियन ईयर्स पहले जिंदा थी। ये वाले प्रॉपर कमिटेड बाइपेड्स थे। ये हमेशा 2 पैरों पर चलते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि इनकी घुटनों की जो शेप थी वो हमारे से काफी सिमिलर थी। साल 1974 में इथोपिया में ऑस्ट्रेलोपिथेकस का एक बड़ा ही पॉपुलर फॉसिल पाया गया था जिसे लूसी बुलाया जाता है। इस फॉसिल के बारे में सबसे खास बात यह थी कि बहुत सारी हड्डियां यहाँ पर एक्चुअली में पाई गई जिसकी मदद से बहुत कुछ हमें पता चल सका। लूसी को एक साइंस फिक्शन मूवी लूसी में भी रेफरेंस किया गया है जहां पर एक लूसी नाम की लड़की टाइम ट्रैवल कर पाती है अपना दिमाग का इस्तेमाल करके, और टाइम ट्रैवल में जब वो पीछे जाती है तो वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस लूसी से मिलती भी है। इस मूवी के सीन को देखिए। आज के दिन के इंसानों के कंपैरिजन में ऑस्ट्रेलोपिथेकस के हाथ फिर भी काफी लंबे थे और काफी स्ट्रॉन्ग भी थे। दुनिया के सबसे पुराने स्टोन टूल्स जिनका इस्तेमाल किया गया था हमारे पूर्वजों के द्वारा वो पाए गए थे कीनिया में। डेटिंग करी तो पता लगा वो 3.3 मिलियन ईयर्स पुराने हैं। और साल 2010 में जहां पर ऑस्ट्रेलोपिथेकस के कई फॉसिल्स पाए गए थे वहां पर कुछ एनिमल की हड्डियां भी पाई गई जो 3.4 मिलियन ईयर्स पुरानी थी। उन हड्डियों पर बड़े क्लियरली मार्क्स दिखते थे कि स्टोन टूल्स का इस्तेमाल किया गया था। इससे हमें पता चलता है कि लूसी ऑलरेडी स्टोन टूल्स का इस्तेमाल कर रही थी। लेकिन साइंटिस्ट के द्वारा ऐसा माना जाता है कि इन्होंने अपने पत्थरों से टूल्स खुद नहीं बनाए बल्कि शार्प पत्थरों को खुद उठाकर यूज करना शुरू किया जो नेचुरली शार्प पत्थर पाए जाते थे। ये स्पीशीज ओमनीवोरस थी यानी मीट भी खाती थी और फ्रूट्स और पेड़ पौधे भी खाती थी। सबसे पहली स्पीशीज जिसने एक्चुअली में इस्तेमाल करना शुरू किया टूल्स का वो थी होमो हैबिलिस। इस शब्द का मतलब ही यही होता है। होमो हैबिलिस मतलब हैंडीमैन, जो हाथ से बनाए टूल्स का इस्तेमाल कर सकता। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर दोस्तों हमारा सर्कल जो है वो और छोटा हो जाता है। होमिनिन से हम होमो के सर्कल पर आ जाते हैं। होमो हैबिलिस करीब 2.5 मिलियन ईयर्स पहले से लेकर 1.5 मिलियन ईयर्स पहले तक जिंदा थे। इनके फॉसिल्स पाए गए टांजानिया और कीनिया में। इनकी हाइट जो थी काफी छोटी होती थी, सिर्फ 3 से 4 फीट ऊंचे होते थे। इनके समय में खाने की थोड़ी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती थी तो मीट ज्यादा मेजर कंपोनेंट बना इनकी डाइट का। लेकिन फिर भी माना जाता है कि ये हंटर्स नहीं थे। ज्यादा से ज्यादा ये छोटे जानवरों को मारकर खाते थे। मोस्टली ये स्कैवेंजर्स थे। जिस मीट को किसी कार्निवोरस एनिमल ने हंट किया है, जैसे कि किसी शेर ने एक हिरन को मार दिया है, बचा खुचा मांस जो है शेर के खाने के बाद ये होमो हैबिलिस वही खाते थे। ये स्टोन टूल्स का इस्तेमाल करते थे मीट को काटने के लिए और मरे हुए जानवर की जो हड्डियां हैं उससे मीट को स्क्रैप ऑफ करने के लिए। हड्डियों पर पाए गए मार्क से हम ये भी पता लगा सकते हैं कि एक्चुअली में ये हड्डियों को भी अंदर से तोड़कर बोन मैरो खाते थे। बोन मैरो एक काफ़ी न्यूट्रिशियस चीज़ है, काफ़ी एनर्जी डेंस है। इसकी वजह से जो इनका पेट था वो और छोटा बना और जो एक्स्ट्रा एनर्जी इन्हें मिलती उसकी वजह से इनका ब्रेन साइज बड़ा होने लगा। इसी समय के अराउंड एक और स्पीशीज जिंदा थी, पैरेंथ्रोपस, जो सिर्फ मोस्टली प्लांट्स खाया करते थे। ज्यादा वेजिटेरियन थे ये, लेकिन खाने की कमी की वजह से ये स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई। फिर हमें एवोल्यूशन देखने को मिलता है दोस्तों होमो हैबिलिस से होमो इरेक्टस में। इनका समय था 1.9 मिलियन ईयर्स पहले से लेकर 0.14 मिलियन ईयर्स पहले तक। इन्हें होमो इरगास्टर भी कहा जाता है जिसका मतलब है वर्किंग मैन। कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि होमो इरगास्टर अफ्रीकन थे और होमो इरेक्टस एशियन थे। ऐसा क्यों? क्योंकि होमो इरेक्टस पहली स्पीशीज थी जो एक्चुअली में अफ्रीका के बाहर माइग्रेट करी। नॉर्थ अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में रेगिस्तान का क्लाइमेट था जिसे पार करना बड़ा मुश्किल था, लेकिन होमो इरेक्टस की स्पीशीज ने ये कर दिखाया और वो एशिया के अलग अलग पार्ट्स में फैले। इसके पीछे कारण बताया जाता है कि उनकी फिजिकल और मेंटल कैपेबिलिटीज काफी बेहतर थी पुराने एंसेस्टर्स के कंपैरिजन में। ये हमारे पहले पूर्वज थे जिनके हाथ छोटे थे और पैर लंबे थे। जो बॉडी प्रोपोर्शंस थी वो हमारे जैसी थी और ये लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग और जॉगिंग भी कर सकते थे। इनकी डाइट की बात करी जाए तो ये फ्रूट गैदरर्स थे और बड़े कमाल के हंटर्स भी थे। ये स्पीयर्स का इस्तेमाल करते थे जिनके एंड पर पत्थर लगे होते थे बड़े बड़े एनिमल्स को हंट करने के लिए, जैसे कि हाथी या हिप्पोपोटामस। ये मीट को सुखाकर प्रिजर्व भी करते थे। और शायद सबसे कमाल की बात इनके बारे में ये है कि इन्हें क्रेडिट मिलता है फॉर द फर्स्ट कंट्रोल्ड यूज ऑफ फायर।
शुरुआत में इन्होंने आग को कंट्रोल करना सीखा जब कोई नेचुरल तरीके से आग लगती थी। ये वहां से आग लेकर उसे जलाकर कंटिन्यू रखते थे, लेकिन आगे चलकर इन्होंने खुद से आग बनानी भी सीख ली। ये हमें कैसे पता चला? साउथ अफ्रीका की वंडर वर्क गुफा में पर्पसफुल फायर के ट्रेसेस पाए गए हैं और साइंटिस्ट ने जब उनकी कार्बन डेटिंग करी तो पता लगा कि वो 1 मिलियन साल से ज्यादा पुराने हैं। करीब 0.5 मिलियन ईयर्स पहले, यानी करीब 5 लाख साल पहले, इन्हीं स्पीशीज ने मीट को कुक करना भी सीख लिया। खाने को पकाकर खाने की वजह से इनके पास एक कांस्टेंट सप्लाई आती रही मीट की। इनकी बॉडी के अंदर एक्सेस एनर्जी थी जिसका यूज हुआ ब्रेन का साइज इंक्रीज होने में। इनके दिमाग का साइज बढ़कर 900 क्यूबिक सेंटीमीटर हो गया। इसी के चलते इनका जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट था वो भी कम हुआ साइज में और इनके दांत भी छोटे हुए। साइंटिस्ट का मानना है कि ये लोग भी बड़े ग्रुप्स में रहा करते थे, सोशल इंटरेक्शन होता था इनके बीच में। हालांकि कोई फुली डेवलप्ड लैंग्वेज नहीं थी जिससे कम्युनिकेट कर सकते थे, लेकिन एक प्रोटो लैंग्वेज जरूर थी। एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए ये टूटी मुटी भाषा का प्रयोग करते थे। और इन्हीं के बाद है दोस्तों कि हमारी कहानी में एंट्री होती है फाइनली होमो सेपियंस की। होमो सेपियंस का मतलब है वाइज मैन, जो स्पीशीज आज के दिन इंसानों की है। पहली बार हमारी स्पीशीज की अपीयरेंस देखने को मिली 0.3 मिलियन ईयर्स पहले, यानी करीब 3 लाख साल पहले। लेकिन कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि जो होमो सेपियंस उस वक्त थे उन्हें एक अलग स्पीशीज काउंट किया जाना चाहिए, तो साइंटिस्ट उन्हें आर्काइक होमो सेपियंस बुलाते हैं। और करीब 1.5 लाख साल पहले जो स्पीशीज उभर कर आई उन्हें मॉडर्न होमो सेपियंस बुलाया जाता है, जो कि आज के दिन के इंसानों से सिमिलर है। स्पेसिफिकली ये डेट बताई जाती है 160,000 ईयर्स अगो। होमो सेपियंस की सबसे खास बात थी कि ब्रेन साइज बड़ा होकर अब 1350 क्यूबिक सेंटीमीटर तक पहुंच चुका था। हमारे पुराने पूर्वज होमिनिन्स में भी कुछ हद तक पावर ऑफ रीजन तो थी, लेकिन इतने बड़े ब्रेन साइज की मदद से अब पहली बार इंसान आर्ट बना सकते थे। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग देखने को मिलती थी इंसानों में। यही क्रिएटिव थिंकिंग कारण बताया जाता है जिसकी मदद से होमो सेपियंस पूरी दुनिया में जाकर फैले और आज के दिन पूरी धरती को डोमिनेट कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात लेकिन यहाँ पर यह है दोस्तों, जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि एवोल्यूशन कभी भी एक डायरेक्शन में नहीं होती। एवोल्यूशन हर पॉसिबल डायरेक्शन में हो सकती है। इसका मतलब है यहाँ पर कोई स्ट्रेट लाइन में काम नहीं हुआ कि होमो हैबिलिस से होमो इरेक्टस से होमो सेपियंस। यहाँ और भी ब्रांचेस में एवोल्यूशन हुई होगी और यही कारण है कि हमें कई और होमो की स्पीशीज देखने को मिलती हैं जो होमो सेपियंस की कजिन्स बताई जा सकती हैं। कई सारे एग्जाम्पल्स इसके मौजूद हैं, जैसे कि होमो निएंडरथल्स, डेनिसोवंस, होमो फ्लोरेसेंसिस। ये सारी स्पीशीज कोई ना कोई कारणों की वजह से एक्सटिंक्ट हो गई और सिर्फ होमो सेपियंस ही सर्वाइव कर पाए। लेकिन इनमें से सबसे फेमस वाली और सबसे रिसेंट वाली बताई जाती है निएंडरथल्स की स्पीशीज। होमो निएंडरथल्स उभर कर आए आज से करीब 4 लाख साल पहले और इनका एक्सटिंक्शन हुआ आज से करीब 40,000 साल पहले, जो कि बहुत ही रिसेंट है। निएंडरथल शब्द का मतलब बेसिकली होता है वो इंसान जो निएंडर वैली से आए हैं, जर्मनी की। नाम इनका ऐसा इसलिए रखा गया क्योंकि साल 1856 में इनके सबसे पहले फॉसिल्स पाए गए थे इसी एरिया में, जर्मनी में। खास बात इनकी ये है कि ये यूरोप और एशिया के हायर लैटिट्यूड्स पे रहा करते थे जहां ज्यादा ठंड पड़ती थी। होमो सेपियंस के कंपैरिजन में ये हाइट में थोड़े छोटे होते थे, नाक इनकी थोड़ी बड़ी सी होती थी और जो इनके हाथ और पैर थे, लोअर लेग्स और लोअर आर्म्स की हड्डियां छोटी होती थी। ये सारी अलग अलग एडेप्टेशंस एवोल्यूशन के चलते इसलिए हुई क्योंकि ये ठंड में ज्यादा रहते थे। आगे के दांत इनके ज्यादा बड़े थे, इनकी हिप्स और शोल्डर्स ज्यादा वाइड थी। आईब्रोज के ऊपर जो ब्रो रिज है वो ज्यादा प्रोमिनेंट थी। ये भी पाया गया था कि ये एक्चुअली में काफी इंटेलिजेंट हुआ करते थे, केव्स में पेंटिंग करते थे, अपने आप को फेदर्स की ज्वेलरी से डेकोरेट करते थे, सोशल रिलेशनशिप्स होती थी इनके बीच में, कंपैशन शो करते थे, इनके पास लिसनिंग और स्पीच की एबिलिटी थी और अपने मुर्दा लोगों को ये जमीन में दफनाते भी थे। लेकिन करीब 40,000 साल पहले यूरोप में कुछ ऐसा हुआ जिसे एक कारण बताया जाता है इनके एक्सटिंक्शन के पीछे। रोमेनिया की गुफाओं में कुछ टैल्गमाइट पत्थर पाए गए। उन पत्थरों को एनालाइज किया तो पता चला कि आज से 40,000 साल पहले से लेकर 44,000 साल पहले के बीच में जो क्लाइमेट था यूरोप का वो ज्यादा ही ठंडा हो गया था। निएंडरथल्स मोस्टली मीट खाते थे और वो सरवाइव नहीं कर पाए इस क्लाइमेट चेंज को। बाय कंपैरिजन जो होमो सेपियंस थे हमारे जैसे, उनकी जो डाइट थी वो काफी वैरायटी वाली थी। वो मीट ही नहीं बल्कि मछलियां और प्लांट्स भी खाते थे। उनके लंबे लंबे ट्रेड नेटवर्क्स होते थे जिससे कि बफर बिल्डअप हो पाया भूखमरी के समय में। दूसरा कारण एक बताया जाता है कि निएंडरथल्स की आंखें हमारे कंपैरिजन में ज्यादा बड़ी थी,
क्योंकि यूरोप में जो सर्दियों के समय में रात ज़्यादा लंबी होती है, तो ये अडेप्टेड थे रात में ज़्यादा देखने के लिए। इनके दिमाग का जो विजुअल प्रोसेसिंग एरिया था वो ज़्यादा बड़ा था हमारे से, और इसकी वजह से जो हाई लेवल प्रोसेसिंग और कॉम्प्लेक्स सोशल रिलेशनशिप्स फॉर्म करने वाला एरिया था वो छोटा था। ये होमो सेपियंस की तरह अच्छे तरीके से कोलैबोरेट नहीं कर पाते थे एक दूसरे से। और एक फाइनल कारण बताया जाता है कि इनकी ओवरऑल पॉपुलेशन सिर्फ 5000 के अराउंड थी। जब इनके दो अलग अलग जीनोम्स को स्टडी करा गया, इनकी जब हड्डियां पाई गई, तो पाया गया कि इनके जो डीएनए थे वो ऑलमोस्ट एक दूसरे से कंप्लीटली आइडेंटिकल थे। दो अलग अलग इंडिविजुअल्स के पेरेंट्स के डीएनए शेयर हो रहे थे। जीन डाइवर्सिटी बहुत कम थी इनके बीच में, जो कि एक और बड़ा फैक्टर था इनके एक्सटिंक्शन के पीछे। सबसे कमाल की बात यह है दोस्तों कि अराउंड 45,000 ईयर्स पहले होमो सेपियंस एक्चुअली में यूरोप और वेस्टर्न एशिया तक पहुंच चुके थे। तो करीब 5000 सालों का यहाँ पर ओवरलैप है, जहां पर होमो सेपियंस और होमो निएंडरथल्स दोनों साथ साथ एग्जिस्ट करते थे। अब वीडियो के शुरू में मैंने एक सवाल उठाया था कि क्या कोई और ह्यूमन की स्पीशीज आज के दिन भी एग्जिस्ट करती हैं? इसका जवाब कुछ हद तक हाँ है, अगर आप इंटरमिक्सिंग को भी एक्नॉलेज करो। मॉडर्न ह्यूमन डीएनए का जब एनालिसिस किया गया तो पाया गया कि कुछ इंटरब्रीडिंग जरूर हुई थी होमो निएंडरथल्स और होमो सेपियंस के बीच में। कई सारे आज के दिन रहने वाले इंसानों में पाया गया है कि करीब 2% निएंडरथल डीएनए था। तो कुछ सेंस में हमारे पूर्वजों की बाकी स्पीशीज का कुछ हिस्सा आज तक सरवाइव कर पा रहा है। और एक बात यहाँ पर यह भी नोट करने वाली है दोस्तों कि जैसे जैसे रिसर्च आगे बढ़ती है, खुदाई करके और हड्डियां पाई जाती हैं, ह्यूमंस के एंसेस्टर्स की नई नई स्पीशीज डिस्कवर होती रहती हैं। जैसे कि इस 2 साल पुराने आर्टिकल को ही देख लो। पेलियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने ये नई स्पीशीज डिस्कवर करी जिसे इन्होंने नाम दिया होमोबोडोनेसिस। अच्छा, अगला सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या इंसान अभी भी इवॉल्व कर रहे हैं? क्या होमो सेपियंस में भी कोई एवोल्यूशन देखने को मिल रही है या नहीं मिल रही? इसका जवाब बड़ा ऑब्वियस है, बिल्कुल मिल रही है। एवोल्यूशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो हमेशा चलता रहता है। होमो सेपियंस के अंदर भी हुई एवोल्यूशन के कई एविडेंसेस मिलते हैं पिछले हजारों सालों में। एंथ्रोपोलॉजिस्ट नीना जबलोंस्की और जॉर्ज चैपलिन बताते हैं कि इसका एक बड़ा एग्जाम्पल तो हमारा स्किन कलर ही है। ये भी एवोल्यूशन की वजह से आया एक वेरिएशन है। जो लोग हजारों सालों पहले इक्वेटर से दूर जाकर नॉर्दर्न एरियाज में रहने लगे, उनका स्किन कलर ज्यादा व्हाइट, ज्यादा लाइट बन गया, क्योंकि उन एरियाज में धूप इतनी नहीं आती थी, अल्ट्रावायलेट लेवल्स कम देखने को मिलते थे। यही कारण है कि एक बड़ा स्मूथ ग्रेडियंट देखने को मिलता है इंसानों के स्किन कलर में जैसे ही आप इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं। जो लोग सबसे ज्यादा धूप वाले एरिया में रहते हैं, वहां पर सबसे ज्यादा डार्क स्किन कलर देखने को मिलता है, जैसे कि अफ्रीका में या फिर नॉर्थ सेंटिनलीज जैसे ट्राइबल लोग। एक और रिसेंट एग्जाम्पल एवोल्यूशन का है दूध डाइजेस्ट करने की एबिलिटी, लैक्टोस टॉलरेंस। स्कैंडिनेवियन देश जैसे कि फिनलैंड और स्वीडन, वहां पर लैक्टोस टॉलरेंस सबसे ज्यादा देखने को मिलता है क्योंकि वहां पर डेयरी फार्मिंग सबसे ज्यादा देखी गई। इंडिया के अंदर भी जहां पर डेयरी फार्मिंग ज्यादा देखने को मिलती है, वहां लैक्टोस टॉलरेंस ज्यादा है, जैसे कि हरियाणा पंजाब के रीजन्स में, एज कम्पेयर टू साउथ इंडिया और ईस्ट इंडिया के रीजन में जहां पर लोग ज्यादा दूध को इतना डाइजेस्ट नहीं कर सकते। पूरी दुनिया की बात करी जाए तो जापान, साउथ कोरिया और नॉर्थ ईस्ट चाइना में सबसे ज्यादा परसेंटेज देखने को मिलती है लैक्टोस इंटॉलरेंस की, जहां पर लोगों को दूध डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम होती है क्योंकि उनका स्टमक हैंडल ही नहीं कर पाता, उनकी बॉडी इस तरीके से इवॉल्व ही नहीं करी है। लेकिन दूसरी तरफ जो लोग बर्फ में जाकर रहने लगे, वहां एवोल्यूशन देखने को मिला बर्फीले मौसम को अडेप्ट करने का। साइबेरियन एशियंस और एस्किमोस की आंखों को देखना कभी, उनकी आईबॉल के अराउंड एक फैट की पैडिंग देखने को मिलती है। इस चीज को एपिकैंथिक फोल्ड कहा जाता है। इससे आंखें प्रोटेक्टेड रहती हैं। बर्फ में जब भी आप जाते हो तो बहुत ज्यादा ग्लेयर होता है जिससे आंखें डैमेज हो सकती हैं और बर्फीली हवाएं चलती हैं। ये फैट की पैडिंग आंखों को इन्हीं चीजों से प्रोटेक्ट करके रखती है। इसके अलावा छोटी छोटी चीजों में भी एवोल्यूशनरी वेरिएशंस देखने को मिलती हैं, जैसे कि साउथ कोरिया में औरतों ने ऑन एवरेज पिछली लास्ट सेंचुरी में 8 इंच हाइट गेन करी है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी न्यूट्रिशन में इंप्रूवमेंट देखने को मिली और जिन औरतों की हाइट ज्यादा होती है उन्हें कम कॉम्प्लिकेशंस होती हैं चाइल्ड बर्थ में। यहाँ एक चीज जरूर याद रखने वाली है कि एवोल्यूशन एक स्लो इंक्रीमेंटल प्रोसेस है। ये चेंजेस धीरे धीरे होते हैं और यूजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ हजारों साल, लाखों साल होते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी आज के दिन जितने भी इंसान जिंदा हैं सभी सेम स्पीशीज से बिलोंग करते हैं, द होमो सेपियंस। अब अगली बार जब आप ये फेमस फोटो देखोगे ह्यूमन एवोल्यूशन की, तो आप जान पाओगे कि एग्जैक्टली इस फोटो में क्या दिखाया गया है। यहाँ सिर्फ होमिनिन्स की एवोल्यूशन को दिखाया गया है, हमारे बड़े करीब के एंसेस्टर्स। असलियत में हम जितना चाहें उतना पीछे जा सकते हैं। कॉमन एंसेस्ट्री आपको हर जगह देखने को मिलेगी। जैसे कि प्राइमेट से पीछे जाएं तो मैमल्स का ग्रुप आता है। हर मैमल में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज होती है। जैसे कि आप जानते हो इंसानों में जो दूध के दांत होते हैं वो रिप्लेस होते हैं। यही चीज लायंस में भी होती है, शेरों में भी होती है। या फिर जो बड़ी बड़ी वेल्स हैं उनका जो दिल होता है
वो इंसानों की तरह एक 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है। या फिर एक घोड़े के बच्चे को देख लो, वो अपनी माँ का दूध पीता है बिल्कुल इंसानों की तरह। तो लोग ह्यूमन एवोल्यूशन की कहानी को अक्सर प्राइमेट से शुरू करते हैं, लेकिन इसे मैमल से भी शुरू किया जा सकता है। या फिर और पीछे जाएं तो टेट्रापॉड्स आते हैं, वो एनिमल्स जिनके 4 लिम्स होते हैं, जैसे कि मेंढक जैसे एम्फीबियंस, क्रोकोडाइल्स जैसे रेप्टाइल्स या स्पैरो जैसी चिड़िया, सब में 4 लिम्स हैं। साल 2010 में जब साइंटिस्ट ने एक अफ्रीकन क्लॉड फ्रॉग, एक मेंढक की जीनोम सीक्वेंसिंग कंप्लीट करी, तो इन्होंने पाया कि करीब 1700 जीन्स हैं जो इंसानों के जीन से बहुत सिमिलर हैं कुछ स्पेसिफिक डिजीजेस को लेकर, जैसे कि कैंसर, अस्थमा या हार्ट डिजीजेस। यही कारण है कि कई बार साइंटिस्ट अपने एक्सपेरिमेंट्स मेंढकों के ऊपर करते हैं जब भी कुछ चीजों को टेस्ट करना हो। लेकिन कहानी इससे भी पहले शुरू करी जा सकती है, वर्टिब्रेट्स से, वो सारे जानवर जिनमें रीढ़ की हड्डी देखने को मिलती है। ज़ीब्रा फिश 34,000 मछलियों की स्पीशीज में से एक है जो वर्टिब्रेट्स पानी में रहते हैं। 73% डीएनए ज़ीब्रा फिश का और इंसानों का मैच करता है। पिछले कुछ सालों में ज़ीब्रा फिश वन ऑफ द हॉटेस्ट एनिमल्स बन गई है साइंटिफिक रिसर्च के मामले में। साइंटिस्ट ज़ीब्रा फिश को स्टडी करते हैं मेटाबॉलिज्म, जेनेटिक बर्थ डिफेक्ट्स और कैंसर जैसी चीजों को समझने के लिए, और जो रिजल्ट्स निकलते हैं वो अक्सर इंसानों पे एप्लीकेबल होते हैं। तो इन्हें भी ड्रग्स की टेस्टिंग के लिए अक्सर यूज किया जाता है। We sequenced the zebrafish genome to a very high standard so that we could really know what the direct comparisons between human genes and zebrafish genes are. लेकिन क्या हम वर्टिब्रेट से भी पीछे जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। यूकैरियोट्स, जिनमें सारे जानवर, पेड़ पौधे और फंगाई आते हैं। यीस्ट का एग्जाम्पल लेकर देख लो। साल 1996 में यीस्ट पहला यूकैरियोट था जिसका पूरा जीनोम सीक्वेंस किया गया। क्या रिजल्ट निकला? फिर से सेम हेडलाइन, यू एंड यीस्ट हैव मोर इन कॉमन देन यू माइट थिंक। एक प्रोटीन है अल्फा साइन्यूक्लिन नाम से, जब इसका बिल्डअप देखने को मिलता है एक इंसान के अंदर तो पार्किंसंस डिजीज होने के चांस बढ़ जाते हैं। इसी प्रोटीन से यीस्ट पर भी असर पड़ता है। एटलीस्ट 20% ह्यूमन जीन्स जिनका इस डिजीज में रोल है, उनके फंक्शनल इक्विवेलेंट्स पाए गए यीस्ट में। एडवर्ड मार्कोट, एक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के बायोलॉजिस्ट, ने एक बड़ा कमाल का एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने देखा कि एक यीस्ट को जिंदा रहने के लिए कौन सी 500 की जीन्स की जरूरत होती है, और फिर इन्होंने कहा कि क्यों ना हम इन्हें आइडेंटिफाई करके इंसानों की इक्विवेलेंट जीन्स से रिप्लेस कर दें। वही जीन्स जिनसे कोलेस्ट्रॉल की मैन्युफैक्चरिंग होती है, सेल्स शेप में रहते हैं, और एक्सपेरिमेंटेशन के 3 साल बाद पता चला कि रफली आधी जीन्स इनमें से इंसानों के वर्जन से रिप्लेस की जा सकती है। बहुत से एसेंशियल सेल्यूलर प्रोसेसेस जो हो रहे हैं यीस्ट के अंदर जो होते हैं, इंसानों के अंदर जो होते हैं, वो सेम है। मार्कोट ने कंक्लूड किया कि करीब 1 बिलियन साल पहले यीस्ट और इंसानों का एक कॉमन एंसेस्टर था। और यहीं से ही कहानी पहुंचती है दोस्तों लूका पर, द लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर, जिसकी बात मैंने पिछले वीडियो में करी थी। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि करीब 355 जीन्स हैं जो हर तरह के लाइफ फॉर्म्स में आज के दिन पाई जाती हैं। यहाँ एक छोटी सी क्लैरिफिकेशन करनी है। साइंटिस्ट ने एक्चुअली में सिर्फ 30 कॉमन यूनिवर्सल जीन्स पाई थी जो हर तरह के जीनोम्स में मिलती हैं। ये लेकिन सफिशिएंट नहीं थी बताने के लिए कि लूका कहां और कैसे रहा करता था। तो यूनिवर्सिटी ऑफ डुसलडोर्फ के प्रोफेसर बिल मार्टर और उनके 6 एसोसिएट्स ने एक और टैक्टिक अपनाई। उन्होंने बैक्टीरिया और आर्किया की एंशिएंट जीन्स में देखा, और यहां पर उन्होंने पाया कि एक्चुअली में 355 जीन्स कॉमन थी। और ऐसे ही हम पीछे चलते रहे तो पहुंच जाते हैं हम फूका पर, फर्स्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर। जैसा मैंने बताया था कि लाइफ की शुरुआत पानी में हुई थी, जब कुछ फ्री फ्लोटिंग न्यूक्लियोटाइड्स एक आरएनए में असेंबल कर गए थे। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि ये न्यूक्लियोटाइड्स आसमान से टपके थे। धरती की फॉर्मेशन हुई थी आज से करीब 4.5 बिलियन ईयर्स पहले, और हमारा सोलर सिस्टम उससे पहले बस इंटरस्टेलर गैस और डस्ट का एक क्लाउड था, एक बादल सा समझ लो, जिसे सोलर नेब्यूला बुलाया जाता था। प्रोबेबली एक बड़ा स्टार जैसे कि सुपरनोवा उसके पास एक्सप्लोड किया होगा, उससे शॉक वेव्स गई, और फिर वो बादल धीरे धीरे सन में बदला और प्लैनेट्स फॉर्म हुए। और इसलिए कहा जाता है दोस्तों कि हम सब स्टार डस्ट के बने हैं। सभी इंसान, सभी जानवर, सभी पेड़ पौधे, ये मिट्टी, ये आसमान, सब कुछ स्टार डस्ट का बना है। यही है एवोल्यूशन की पूरी कहानी। स्टार डस्ट, फूका, लूका, प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, बायलैटरल वॉर्म्स, वर्टिब्रेट्स, टेट्रापॉड्स, मैमल्स, प्राइमेट्स, होमिनिन्स और फाइनली होमो सेपियंस। ये बात सुनकर कुछ लोगों को हजम नहीं होती, और मैं समझ सकता हूँ क्यों नहीं होती, क्योंकि इमेजिन ही करना कितना मुश्किल है कि सभी कुछ, सारी लाइफ इस छोटे से एक सेल से ओरिजिनेट की होगी, और वो सेल कुछ न्यूक्लियोटाइड से बना होगा। लेकिन इमेजिनेशन में मैं आपकी थोड़ी मदद कर सकता हूँ।
ये चीज इमेजिन करनी उतनी भी अजीबोगरीब नहीं है जितनी आप सोच रहे हो। खुद ही सोच कर देखो, एक इंसान का जन्म कैसे होता है। जब कुछ जेनेटिक मटेरियल जो एक आदमी के स्पर्म में मौजूद होता है, एक औरत के एग के जेनेटिक मटेरियल से जाके मिक्स हो जाता है, एक जाइगोट की फॉर्मेशन होती है, एक फर्टिलाइज्ड एग। ये जाइगोट माइटोसिस के थ्रू डिवाइड करता है, 2 सेल बनते हैं, फिर 4 सेल बनते हैं, फिर 8 सेल, फिर 16 सेल, फिर एक बॉल बन जाती है सेल्स की छोटी सी। छठे दिन तक हमें एक ब्लास्टोसिस्ट देखने को मिलता है, जो कि एक हॉलो बॉल है जिसके अंदर इनर सेल्स हैं, आउटर सेल्स हैं और कुछ फ्लूइड्स हैं। इसकी शेल जब टूट जाती है, ब्लास्टोसिस्ट रिलीज होता है और इम्प्लांट होता है यूटेरस में अटैच होकर। बाद में यहाँ पर प्लेसेंटा डेवलप होना शुरू होता है जो इसको नर्चर करता है। फिर धीरे धीरे हम देखते हैं कि कैसे मेजर ऑर्गन्स और बॉडी सिस्टम्स फॉर्म होते हैं। दिमाग की फॉर्मेशन, स्पाइनल कॉर्ड बनती है, एक 4 चेम्बर्ड हार्ट बनता है, आंखें, कान, लंग्स, लिवर, रेड ब्लड सेल्स, हेयर फॉलिकल्स, घुटने, टोज, मुंह, लिप्स, इंटेस्टाइन्स। 8वें हफ्ते तक जाकर एम्ब्रियो एक ह्यूमन जैसा दिखना शुरू होता है, लेकिन अभी भी ये 1 इंच जितना बड़ा होता है साइज में। इसे हम फीटस बुलाते हैं। आगे चलकर फाइनली जाकर 10वें महीने के पहले हफ्ते में हमें दिखता है कि बच्चा पैदा होता है। अब खुद ही सोचकर देखो, इस सब की शुरुआत सिर्फ एक जाइगोट से हुई थी, एक बहुत ही छोटा सा फर्टिलाइज्ड एग। और ये छोटा सा एग कहां से इतने सारे अलग अलग ऑर्गन्स, बालों में, हाथों में, पैरों में, इन सब चीजों में बदल गया। ऑब्वियसली एवोल्यूशन ऐसे नहीं होती, एवोल्यूशन कोई ह्यूमन प्रेगनेंसी नहीं है, लेकिन मैं ये आपको एग्जांपल दे रहा हूं ताकि आप कंपैरिजन समझ सको। क्योंकि आपको लगता होगा ना कि कहां से यार ये इंसान बन गए और इससे पहले सिर्फ मछलियां होती थी और इससे पहले सिर्फ बैक्टीरियाज होते थे। सेम तरीके से एग्जैक्टली ऐसे ही दोस्तों, जब यहाँ पर एक छोटा सा सेल इतना सब बन सकता है, तो एवोल्यूशन भी इसी तरीके से काम कर सकती है। उम्मीद करता हूँ चीजें आपको बेहतर समझ में आ रही होंगी, लेकिन अगर अभी भी आपके कोई डाउट्स हैं तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि एवोल्यूशन का एक पार्ट 3 बनाया जाए आपके और डाउट्स को क्लियर करते हुए, तो ये भी आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। अभी के लिए वीडियो पसंद आया तो आप एवोल्यूशन का पार्ट 1 देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है यहाँ पर। अगर देख लिया है तो डायनासोर वाला वीडियो जाकर यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।